नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह की चाय में हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं और हम चर्चा करेंगे बिहार के मुद्दों की। कई मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश सहनी का पारा गर्म है। वीआईपी सुप्रीमो जिनके पिता जीतन सहनी जी की हत्या 15-16 जुलाई की रात कर दी गई। पुलिस ने मुख्य गुनहगार को पकड़ लिया है, बावजूद इसके मुकेश सहनी गर्म हो गए हैं। क्यों, बताएंगे हम। देखिए, हम यह बताएंगे कि क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी को तेजस्वी यादव जिसे लीड करते हैं उसे मात्र 34 सीटें प्राप्त होगी। ऐसा बीजेपी क्यों कह रही है कि 34 सीटों पर भी आरजेडी सिमट जाएगी। हम आपको बताएंगे कि देखिए, नीट घोटाले में, नीट पेपर लीक मामले में कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा लग रहा है कि एनटीए और जांच एजेंसियों का झूठ पकड़ लिया है। ऐसे सवाल दागे हैं कि सभी पानी पानी है। हम आपको बताएंगे और देखिए, यह जानकारी होनी चाहिए कि आज से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं के तहत। और जो राशन दुकान है आपके आसपास, जो आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो इसके पात्र हैं, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। स्वयं जाना होगा। हम आपको बताएंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। बिहार भर में करीब 5 लाख अभ्यर्थी हैं। 4 दिनों तक परीक्षा होगी। पहले पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द कर दिया गया था। कैबिनेट की बैठक भी आज होने वाली है और इसके साथ हम अन्य मुद्दों की चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले मुकेश सहनी का पारा गर्म है। उनके पिता की हत्या हुई, निर्दयी निर्दय तरीके से मारा गया, निर्मम तरीके से मारा गया। और पुत्र कितना गमगीन हो सकता है, इसमें कहां कोई शक है। यह बहुत बड़ी घटना और कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस ने 36 घंटे के भीतर जो मुख्य गुनहगार है मोहम्मद काजिम अंसारी, उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी कई फरार हैं, हथियार जब्त नहीं हुए, लेकिन मुकेश सहनी ने सवाल उठाया है। मुकेश सहनी के चचेरे भाई ने डीजीपी से मुलाकात की है और साथ में वीआईपी के बीके सिंह रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन देव ज्योति भी डीजीपी से मिले हैं। मसला क्या है, मुकेश सहनी गर्म क्यों है, रवि सर? देखिए, निश्चित रूप से जो जांच की थ्योरी है जी, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है मुकेश सहनी और उनके परिवार जांच के तरीके से। तरीके से जी, हाँ, वही वही जो लिखा हुआ है उसमें कि जांच जिस तरीके से, और वो अभी तक हथियार बरामद नहीं हुआ है, जिससे ब्रुटल मर्डर जो उनके फादर का किया गया है वह हथियार बरामद नहीं हुआ। और वो कहा गया है कि अंतिम चरण में है, जो जांच है, जो पुलिसिया जांच है वह अंतिम चरण में है। यह मानने को मुकेश सहनी तैयार नहीं है। मुकेश सहनी तैयार नहीं है। उनके चचेरे भाई जी, जो मैं मुकेश सहनी को भी सुन रहा था सर। बिल्कुल, मुकेश सहनी कह रहे थे कि देखिए, जब बाकी आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, एक ही पकड़ा गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं हथियार नहीं मिला है। बिल्कुल। और जिस तरीके से जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वह मीडिया में प्रसारित हो जा रहे हैं, लेन देन की बात हो रही है, क्या इसकी प्रामाणिकता है, क्या एफएसएल जांच हुई, तो ये सारी चीजें। और यह भी सवाल पूछा जा रहा है वीआईपी की ओर से, या जो भी गए थे डीजीपी आरएस भट्टी से मिलने, कि भाई आपने पहले दिन कहा 4 लोगों को हमने संदिग्ध जो हैं उन्हें हिरासत में लिया है। तो एक तो मोहम्मद काजिम अंसारी की गिरफ्तारी हो गई, बाकी 3 अन्य का क्या हुआ? देखिए, जांच में यह बात भी सामने आई कि काजिम अंसारी ने छुरों का वार किया, लेकिन बाकी जो सहयोगी थे वे जीतन सहनी जी का हाथ पैर पकड़े हुए थे, बांधे हुए थे। हम बांधना तो नहीं कहेंगे, मुंह भी गला भी दबा कर रखा था। तो वे कहां गए? और 10 जुलाई का एक जो सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जीतन सहनी जी के घर का बाहर सीसीटीवी का फुटेज है, कि उसमें जो लोग दिख रहे हैं, क्या वे लोग भी उस तारीख को भी हत्या का प्लान कर रहे थे? ये सारे सवाल हैं मुकेश सहनी के। वो इसी कड़ी को जोड़ने की बात मुकेश सहनी की ओर से जो आपत्ति जताई जा रही है यही है, बिल्कुल, कि वो जो लोग 10-15 लोग आए थे वह डंडा लेकर के, वह कौन है, और ये एक पकड़ा गया है, अन्य के बारे में क्या है, हथियार कहाँ है। तो यह सब जो पॉइंट है उसको वह रेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में है। तो यही सब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं मुकेश सहनी, तो यह
और पुलिस का बयान पर वो आपत्ति। देखिए पुलिस तो कही रही है। बिल्कुल। कल देखिए जितेंद्र सिंह गंगवार जो एडीजी हेडक्वार्टर हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि यह पैसों के लेन देन में हुई हत्या है। और देखिए बिहार में अपराध पर उन्होंने आंकड़े भी जारी किए थे और कहा था कि देखिए 2001 से तुलना करें 2023 में सबसे कम आबादी के हिसाब से सबसे कम हत्याएं हुई है। लेकिन हमने कल ही देखिए रोहतास में डबल मर्डर हो गया, पटना के नौबतपुर में भी हत्या हुई। हाँ ठीक है, पुलिस ने कई बड़े अपराधियों को भोजपुर में भी गिरफ्तार किया, सारण की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन अपराध की घटनाएं भी घटित हो रही है और पुलिस का दावा भी चल रहा है। देखिए पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसमें वो कहा जा रहा है कि इस बार जो है सो सबसे कम घटनाएं हुई हैं। जी। जो घटनाएं माने प्रतिवेदित कम हुई है, ठीक है, वह पुलिसिया रिकॉर्ड में हो सकता है, लेकिन ऐसे आप देखिएगा कि रोज जो है सो आए दिन घटनाएं हो रही हैं ज्ञानेश्वर जी, इससे कैसे कोई इनकार कर सकता है। और तेजस्वी यादव सवाल भी पूछ रहे हैं, तो बायाप्ते वो तो बुलेटिन जारी कर रहे हैं, जो पहले एनडीए के माने की ओर से किया जाता था वही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और आज ध्यान रखना होगा कि नीतीश कुमार आज लॉ एंड ऑर्डर पर रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसमें होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम जिलों के जो डीएम और एसपी हैं वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो आज बड़ी बैठक होने वाली है। और नीतीश कुमार जब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो वो ज्ञानेश्वर जी उसमें सबसे डेटा वाइज हर जिला से वो लेंगे। बिल्कुल, क्या आपने किया है, क्या उपलब्धि रही आपके जिले में, कितनी अरेस्टिंग, कितनी गिरफ्तारी, क्या अब तक उस पर हुआ, स्पीडी ट्रायल क्या हुआ, तो यह सब चीज नीतीश कुमार आज नहीं। देखिए एक बात तो ये है ना रवि सर, देखिए हम तमाम बातों के बाद भी कहते हैं कि बिहार में ऑर्गेनाइज गैंगस्टर कम बच गए हैं। बिल्कुल, बिहार में कोई मुख्तार अंसारी नहीं है, कोई अतीक अहमद नहीं है, कोई ब्रजेश सिंह नहीं है, कोई श्री प्रकाश शुक्ला नहीं है, और जो थे वे नेता बन गए, उनकी औकात नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में देखिए हमने यह भी सुना, और जो सरकारी आंकड़े हैं या हम जिलों में बात करते हैं कि जो जिलों के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार हुई थी जब आरएस भट्टी आए थे, तो उसमें से 75% या तो जेल के भीतर ठेले जा चुके हैं या उनमें कई मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। आरएस भट्टी का तो खौफ है, इकबाल है। नहीं देखिए, और इधर हम यह भी देख रहे हैं कि देखिए पुलिस ने एक नया तरीका अपना लिया है, गैंगवार में ही खत्म कर दो, यह भी एक तरीका होता है। क्योंकि जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी मारे जा रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग तो है। हाँ, निश्चित रूप से पुलिस का ही यह दिमाग है कि इस तरह से गैंगवार में वो उनका सफाया हो जा रहा है। बिल्कुल, इस तरह से कहीं ना कहीं खात्मा भी हो रहा है ऐसे आपराधिक कैरेक्टर का। चलिए तो देखिए अब हम बात करते हैं, कल बीजेपी की बहुत बड़ी समीक्षा बैठक हुई, मंडल अध्यक्ष तक बुलाए गए थे, 4000 लोग करीब थे, और इसमें दावा यह किया गया कि बिहार विधानसभा का चुनाव जब होगा तो एनडीए 200 पार करेगा। और विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 34 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगी। 34 सीटों पर आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी। लालू यादव जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। कल उन्होंने सब्जियों की कीमत बता दी थी कि सब्जियों की कीमत कहां पहुंच गई है, लोगों की थाली से सब्जियां गायब है। तो आप, लेकिन विनोद तावड़े का यह दावा कि 34 सीटों पर आरजेडी और एनडीए 200 पार, यह कैसे संभव होगा? देखिए विनोद तावड़े जो बता रहे हैं वो लोकसभा का जो चुनाव बिहार में हुआ उसके आधार पर ही वह आज कल जो है सो वह बोलते हुए नजर आए अपने बिल्कुल। तो उनका कहना है कि एनडीए 174 सीटों पर 174 सीट पर जो लीड की है 174, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 174 पर लीड की, और वही जो 34 सीट की जो बात कर रहे हैं आरजेडी जो सिमट जाएगी, वह 34 सीट वही दिखाई। लेकिन रवि सर आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का परिदृश्य अलग होता है। बिल्कुल। देखिए लोकसभा चुनाव जब आप लड़ रहे थे, एनडीए लड़ रहा था, तो नरेंद्र मोदी का भी चेहरा था और नीतीश कुमार का भी चेहरा था। जब विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार का चेहरा होगा, सम्राट चौधरी का चेहरा होगा, विजय सिन्हा का चेहरा होगा, नरेंद्र मोदी उस चेहरे से गायब होंगे। ठीक है ना? तो फिर यह परिदृश्य अलग होगा, और सामाजिक बुनावट, जातीय गोलबंदी यह अलग तरीके से होगी। देखिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को इतना कमजोर मापना भी सही नहीं है। और जैसा हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले ही नारा दे दिया अब की बार 400 पार। यदि इस तरीके से ये नारा दे रहे हैं कि 200 पार, तो कहीं
पहले ही बल्ब फ्यूज ना होना शुरू हो जाए, देखिए कार्यकर्ता उदासीन न बैठ जाए। निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है जी। कोई जिस तरह से लोकसभा में 400 पार का नारा था, इस बार 200 पार से अधिक मत की बात, अधिक की बात कर रहे हैं विनोद तावड़े। मतलब 2010 दोहरा देंगे। हाँ, 2010 दोहरा देंगे। हाँ। तो वो निश्चित रूप से अभी से इस तरह से कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर नहीं करेगा। जी बिल्कुल, यह भी एक संकट है जी। इस बात को समझना पड़ेगा विनोद तावड़े को। हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी से और बिहार बीजेपी के भीतर भी कई प्रकार के अंतर विरोध हैं, कई प्रकार के गुट चल रहे हैं, निश्चित इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है, गुटबाजी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह खबरें आती रही कि उनका पैर ये खींच रहा है, इनका पैर वो खींच रहा है, और इस तरीके से नुकसान भी हुआ। कई सीटों पर इस तरह से नुकसान आपको होता हुआ, यही जो आप कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि पैर में खींचातानी करके इसी तरह से किया गया, तभी जो है सो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जो ब्रेक लगा वो उसका भी एक मूल कारण यह भी है। जी चलिए अब आगे हम बात करते हैं नीट पेपर लीक की। देखिए नीट पेपर लीक में बड़ी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिन भर सुनवाई की चंद्रचूड़ साहब ने, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अगली तारीख 22 जुलाई को निर्धारित की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने एक बड़ा झूठ पकड़ लिया है। जो एनटीए का दावा है, जो जांच एजेंसियों का दावा है। देखिए एनटीए यह साबित करने में लगा है कि पेपर लीक जो हुआ वह परीक्षा के दिन मतलब 5 मई को परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पहले हुआ, मात्र 45 मिनट पहले। और कहां से? हजारीबाग से। फिर वो पटना आ गया। तो देखिए चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई हमें यह बताओ कि 45 मिनट में 180 सवाल का जवाब किसने सॉल्व कर दिया? इतने विद्वान लोग कहां से आ गए? क्योंकि परीक्षार्थी तो भीतर चले गए थे। देखिए ईओयू, बिहार की ईओयू जिसने इस मामले की जांच सीबीआई से पहले की, वह कह रही है कि 4 मई को ही पेपर लीक था और 4 मई को ही शास्त्री नगर पटना की पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। पटना के स्कूल में जहां ठहराए गए थे बच्चे, जहां क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। तो देखिए चीफ जस्टिस ने इस झूठ को पकड़ लिया है, यह जवाब देना होगा। और चीफ जस्टिस यह समझना चाहते हैं यदि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ तो यह कहां तक फैला। अब देखिए इसके आगे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है एनटीए को कि आप 20 जुलाई को मतलब शनिवार के दिन जो नीट का रिजल्ट है उसे सेंटर वाइज और सिटी वाइज पब्लिश कीजिए। तो देखिए जब यह रिजल्ट पब्लिश होगा ना तो बहुत कुछ राज खुलेगा। यह बात भी देखिए जब बहस हो रही थी तो यह बात सामने आई कि आप छोड़िए कि जिन्होंने 100% अंक हासिल कर लिया, जो 555 से 720 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी संख्या भी 5 गुना बढ़ गई है। तो चंद्रचूड़ साहब झूठ पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंतजार करना होगा 22 जुलाई। देखिए निश्चित रूप से, और 4 डॉक्टरों को भी ज्ञानेश्वर जी आप कह रहे थे डिटेन किया गया पटना एम्स के डॉक्टर को, जो सॉल्वर है शायद। हाँ, जो सॉल्वर है निश्चित रूप से। तो वह कहीं ना कहीं वह तार, अब देखिए इससे भी कुछ पूछताछ होगी तो कुछ तार जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह से नहीं उस पर हाथ डाला गया है। तो वह कहीं ना कहीं जो एम्स के जो 4 डॉक्टर हैं उनको जब पकड़ा गया, जब पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा सा आपको और खुलासा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं बीपीएससी TRE 3.0 की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। शिक्षक बहाली की परीक्षा है। करीब 87,000 रिक्तियां हैं विभिन्न विषयों में, प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। लेकिन यह वह परीक्षा है जो 15 मार्च को पेपर लीक के कारण कैंसिल कर दी गई थी। तो आज से 4 दिनों तक परीक्षा है, 19, 20, 21, 22 4 दिनों तक परीक्षा है। और सबसे पहले नजर रखनी होगी कहीं इसका पर्चा भी तो लीक नहीं हो रहा है। बीपीएससी ने तैयारी की है और पूरे बिहार में देखिए दूसरे प्रदेश से भी परीक्षार्थी आएंगे जो परीक्षा में शामिल होंगे, तो बड़ी चुनौती है। देखिए निश्चित रूप से इसमें बहाली कितनी पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बहाली है 87,774 की बहाली होनी है। तो ये, और इसमें एक बीपीएससी पूरी तैयारी करो, कलरफुल पेपर भी है, कहीं इधर उधर कोई जालसाज इसमें कोई इधर उधर नहीं कर सके। लेकिन चोर तो चोर है ना संजीव, मुखिया कहां से पेपर निकाल लेता है पता ही नहीं चलता है।
तो इसलिए नजर तो रखनी होगी। लेकिन देखिए, तू डाल मैं पात यह इस वो लोग तो चोर से कौन बच सकता है जो जब यही करेगा। लेकिन बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने निश्चित रूप से ये पुख्ता इस बार इंतजाम किया है ज्ञानेश्वर जी, और वो बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है कि पहले हम यह देख लें आज की हाँ परीक्षा ठीक से संपन्न हो जाती है, कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं। आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, कैबिनेट की बैठक कल ही थी, लेकिन कल बैठक नहीं हो पाई थी। आज मुख्यमंत्री ने फिर से बैठक बुलाई। देखिए, अब हम अंतिम खबर की बात करें जो आम लोगों के लिए, मतलब खबर ये है, उन्हें जानना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड जिसके सहारे जो गरीब लोग हैं अस्पतालों में इलाज करा पाते हैं, वह आज से बिहार में बनाने का मेगा अभियान शुरू हो रहा है और अगले कुछ हफ्तों में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना है। मंगल पांडे ने घोषणा की है, इसके बारे में बताएं। देखिए, टारगेट रखा है जी स्वास्थ्य विभाग ने, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने टारगेट रखा है कि आयुष्मान कार्ड जो है सो आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, तमाम पीडीएस जन वितरण प्रणाली की दुकान, राशन की दुकानें, यदि आप बिल्कुल ठेठ में समझें, बिल्कुल तो वही जन वितरण प्रणाली की दुकान पर यह व्यवस्था की गई है। और वही जो कहा गया है कि 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और उसके लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। बिल्कुल स्वयं जाना होगा। हाँ, स्वयं जाना, ये नहीं कि भाया मीडिया माध्यम। लेकिन बीडीओ साहब को जिम्मेवारी दी गई है कि जो पात्र हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रेरित कीजिए और उन्हें राशन दुकानों तक पहुंचवाइए ताकि उनका कार्ड बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री योजना के तहत, चाहे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत, ताकि जब वे बीमार हो जाएं, अस्पताल जाने की स्थिति हो। देखिए, आदमी सूद पर पैसा किस वक्त में सबसे अधिक लेता है। देखिए, जीतन सहनी जी की तो हत्या ही हो गई लेन देन में, लेकिन गांव की स्थिति यह देखते हैं कि जब आदमी अचानक बीमार पड़ जाता है, अस्पताल जाने की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, पैसा नहीं होता है, तो वे महंगे ब्याज पर पैसा लेते हैं महाजन से और जो सूद लगाते हैं उन लोगों से। तो आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हुआ है। जितने भी गरीब लोग हैं, हम उनसे चाहते हैं कि आप इस मौके का फायदा उठाइए, यह आपके लिए ही है। बिल्कुल, अधिक से अधिक अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, जो आधार कार्ड होगा, ये सब होगा, अपना लेके जाइए और उस पर लाभ लीजिए। और आयुष्मान कार्ड बना करके कभी भी कोई गंभीर बीमारी होगी तो वो आप किसी भी सरकारी अस्पताल या अन्य अस्पताल में भी, प्राइवेट अस्पताल में भी जाके आप जो रजिस्टर्ड है उसमें जाके दाखिला ले सकते हैं और उसके लाभ ले सकते हैं। यह बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र और बिहार सरकार की, इसका लाभ लेना चाहिए। चलिए, लाभ लेना चाहिए। देखिए, सुबह की चाय को हम आज यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।